नमस्कार मित्रों, मैं रंजीत कुमार वर्मा अपने YouTube चैनल स्टडी विथ रंजीत में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं आज आपको कक्षा 12 समाज शास्त्र प्रथम प्रश्न पत्र का पहला चैप्टर पढ़ाऊंगा, जिसका नाम है भारतीय समाज एक परिचय, यानी भारतीय समाज के बारे में एक परिचय है। तो कक्षा 12 समाजशास्त्र प्रथम प्रश्न पत्र हमारा है भारतीय समाज एक परिचय। तो देखते हैं भारतीय समाज का परिचय कैसे देना है। भारतीय समाज जो कि यानी हमारा भारत देश जो है, इसका समाज कैसा है, तो इसका एक कहानी के तौर पर एक परिचय हम आपको दे रहे हैं कि भारतीय समाज अनेक महत्वपूर्ण तथा तर्क संगत तत्वों के मिश्रण का परिणाम है। यानी इसमें कह सकते हैं भारतीय समाज अनेक महत्वपूर्ण तर्क संगत तत्वों के मिश्रण का परिणाम है। जब विश्व के अधिकांश देश असभ्यता के अंधकार में डूबे हुए थे तथा वे अराजक ढंग से अस्त व्यस्त जीवन व्यतीत कर रहे थे, उस समय यानी उस प्राचीन काल में भी भारतीय समाज पर्याप्त विकसित एवं संगठित था। भारतीय समाज का परिचय कुछ विशिष्ट मौलिक लक्षणों या विशेषताओं के आधार पर देखा जा सकता है। कहने का तात्पर्य है बच्चों कि इसमें भारतीय समाज यानी ये बहुत तर्क संगतों का परिणाम है, ये मिश्रण या परिणाम है कि जब विश्व के अधिकांश देश लगभग अंधकार के या असभ्यता और के अंधकार में डूबे हुए थे, तो वे अराजक ढंग से यानी अराजकता पूर्वक अस्त व्यस्त जीवन व्यतीत कर रहे थे। उस प्राचीन काल में यानी जिस समय अनेक देश एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा कर रहे थे या अपना अस्त व्यस्त जीवन एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करते हुए व्यतीत कर रहे थे, तो उस समय भारत देश जो भारतीय समाज था, भारत देश का समाज था, वह पर्याप्त विकसित एवं संगठित था। भारतीय समाज का कुछ परिचय उनके मौलिक लक्षणों के आधार पर देखा जा सकता है। तो उनके मौलिक लक्षण क्या थे, किन आधारों पर भारतीय समाज को देखा जा सकता था, या कह सकते हैं किस आधार पर संगठित था। जैसे अनेकता में एकता, यानी भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता क्या है कि अनेकता में एकता है। तो प्राचीन अनेकता में एकता किन किन आधार पर है? प्राचीन धाराएं, रहन सहन, आचार विचार, वस्त्र, खाद्यान्न तथा प्रदेश के भागों में विभिन्नता, भिन्न भिन्न धर्मों के अनुयायी तथा हिंदू बहुसंख्यक होते हुए भी एकता। यानी कह सकते हैं कि विचारधाराएं अनेकता में एकता क्यों है, क्योंकि यहाँ विभिन्न विचारधाराओं के लोग रहते हैं, फिर भी सब एक सूत्र में बंध कर रहते हैं। और रहन सहन क्या है, तो देखिए भारत का रहन सहन सभी जनजातियों का अलग है, किंतु फिर भी सभी भारतीय आचार विचार यानी सबके आचार विचार एक समान नहीं है, फिर भी आपस में सामंजस्य की भावना बनाकर रखते हैं। सबका वस्त्र यानी पहनावा एक समान नहीं है, खाद्यान्न एक समान यानी खाने वाली सामग्री एक समान नहीं है, भोजन तथा प्रदेश के कुछ भागों में भिन्नता और भिन्नता के आधार पर आप कह सकते हैं आगे कि विभिन्न धर्मों के अनुयायी यानी विभिन्न धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, तथा यहाँ जो भारतीय समाज है या बहुसंख्यक हिंदू बहुसंख्यक होते हुए भी इसमें सभी प्रकार के यानी सभी प्रकार की भिन्नताएं होते हुए भी अनेकता में एकता देखी जा सकती है। फिर आगे देखते हैं वर्ण श्रम एवं जाति व्यवस्था। वर्ण श्रम एवं जाति व्यवस्था क्या है, तो भारतीय समाज वर्णाश्रम और जाति व्यवस्था पर आधारित है। वर्णाश्रम यानी वर्णों का जो श्रम है, वर्णाश्रम यानी वर्ण आश्रम जो है, और जाति व्यवस्था पर आधारित है। हमारा संपूर्ण हिंदू समाज 4 वर्णों में बटा है। तो 4 वर्ण कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो हमारा भारतीय श्रम जो है इन वर्णों के या आश्रमों के आधार, वर्ण और आश्रम। देखिए आश्रम 4 प्रकार के होते हैं और वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण है। तो हमारा जो भारतीय समाज है वह वर्ण और आश्रम और जाति व्यवस्था पर आधारित है। हमारा संपूर्ण हिंदू समाज 4 वर्णों में विभाजित है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये हमारा संपूर्ण जो कह सकते हैं कि हिंदू समाज है वह 4 वर्णों में विभाजित किया गया है। फिर अब देखते हैं वर्णाश्रम। वर्णाश्रम यानी वर्ण और आश्रम क्या है, ये तो वर्ण हो गए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वर्ण का तात्पर्य होता है जाति से, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मणों का कार्य क्या था, इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया भी होगा, आज भी बता दे रहे हैं। ब्राह्मणों का कार्य था पूजा पाठ कराना, वेदाध्ययन कराना तथा शिक्षा देना लोगों को। फिर क्षत्रिय का कार्य क्या था? क्षत्रियों का कार्य था कि वे बाहरी आक्रमणों से देश की रक्षा करते थे। वैश्य का क्या कार्य था? वैश्य क्या करते थे? वैश्य जो होते थे वो व्यापार का कार्य करते थे तथा धनाढ्य किस्म के व्यक्ति थे,
वे लोगों को कर्ज ब्याज के रूप में देते थे, ब्याज और उनसे ब्याज लेते थे, यानी कर्ज देते थे और उनसे ब्याज लेते थे। और शूद्रों का कार्य क्या था? इन तीनों वर्णों की सेवा करना शूद्रों का कार्य था। तो अब वर्णाश्रम यानी अब आश्रम व्यवस्था के अनुसार व्यक्ति के जीवन को 4 भागों में बांटा गया है। जो आश्रम व्यवस्था के अनुसार व्यक्ति के जीवन को 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम और चौथा संन्यास आश्रम। तो ब्रह्मचर्य आश्रम क्या था, इसके बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया होगा कि ब्रह्मचर्य आश्रम में बच्चा जो होता है, यानी कह सकते हैं कि जब वो बोलने वाला हो जाता है, जन्म से लेकर के 25 वर्ष तक इस आश्रम में रहता है और गुरुकुल के आदेशों का पालन करता है, यानी गुरुकुल में रहता है और वहीं निवास करके वेदाध्ययन करता है तथा गुरु के द्वारा सिखाई गई विद्याओं का अर्जन करता है। इस समय वह घर पर नहीं आ सकता, यानी उसके ऊपर कुछ पाबंदियां होती हैं, ना घर के लोग उससे मिल सकते हैं और ना ही वो बच्चा घर आ सकता है। वहीं आश्रम में रहकर गुरुकुल में रह करके वेदाध्ययन करता है। समस्त प्रकार की विद्याओं में निपुण होने के बाद, यानी इसका जो औसत उम्र होती है जन्म से लेकर 25 वर्ष होती है, यानी जब बच्चा 25 वर्ष की उम्र अवस्था पार कर लेता है और पार करने के बाद कह सकते हैं आप कि वह समस्त विद्याओं को जान लेता है, तब उसे गुरु के द्वारा दीक्षांत समारोह करके, यानी उसकी विद्याओं का ज्ञानार्जन करके उसे एक कह सकते हैं पदवी दे करके वहां से भेज दिया जाता है। फिर दूसरा है गृहस्थ आश्रम। तो गृहस्थ आश्रम क्या है? 25 वर्ष के बाद, यानी 25 से 50 वर्ष की उम्र में बच्चा गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। उस समय वह विवाह करके पारिवारिक सुखों का आनंद उठाता है, यानी अपने परिवार के बच्चों के साथ रहता है तथा अनेक प्रकार के सुखों का लाभ उठाता है। फिर तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम में इसमें कह सकते हैं 50 से 75 वर्ष की उम्र में व्यक्ति वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। और चौथा है हमारा संन्यास आश्रम। ये हम शॉर्ट में आपको बताए दे रहे हैं। तो संन्यास आश्रम क्या होता है? इसमें 75 से 100 वर्ष की उम्र की अवस्था जो होती है वो संन्यास आश्रम में आती है। फिर आगे देखते हैं संयुक्त परिवार प्रणाली किसे कहते हैं। तो संयुक्त परिवार प्रणाली यानी भारतीय समाज की यह सबसे मुख्य विशेषता है। इसमें 3 या अधिक पीढ़ियों के सदस्य एक साथ एक ही छत के नीचे निवास करते हैं तथा एक ही रसोई का बना खाना खाते हैं। यानी ये संयुक्त परिवार प्रणाली है कि भारतीय समाज की यह सबसे मुख्य विशेषता है कि इसमें 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के सदस्य एक ही साथ एक छत के नीचे निवास करते हैं तथा एक ही रसोई का बना खाना खाते हैं। इसे हम संयुक्त परिवार प्रणाली कहते हैं। यानी कह सकते हैं जहाँ 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के सदस्य एक छत के नीचे निवास करें और एक ही रसोई का बना खाना खाएं, वही संयुक्त परिवार होता है। फिर विवाह के विभिन्न स्वरूप, अब आगे आ जाते हैं, हमारे चैप्टर का अंग है विवाह के विभिन्न स्वरूप। तो भारतीय समाज के अंतर्गत विवाह के अनेक स्वरूपों को स्वीकार किया गया है, यानी विवाह के अनेक स्वरूप हैं जो भारतीय समाज के द्वारा स्वीकार किए गए हैं। तो देखिए यहाँ विवाह के प्रकार, यहाँ पर पहले देख लेते हैं विवाह के प्रकार या स्वरूप। तो विवाह कितने प्रकार का होता है? एक विवाह और बहुविवाह। देखिए एक विवाह जो होता है हिंदू प्रचलन में होता है और बहुविवाह ये राजाओं के समय में होता था, जो कि अब मुस्लिम समाज में लगभग होता है, लेकिन तो अब संविधान के अनुसार इसकी समाप्ति पर भी जोर दिया गया है। तो एक विवाह ये हिंदुओं में होता था। इसमें व्यक्ति क्या करता था? अपने संपूर्ण जीवन काल में केवल एक ही विवाह कर सकता था और उसी के साथ अपना जीवन यापन करता था। बहुविवाह राजाओं के समय की बात थी। इसमें राजा लोग बहुत सी रानियां रखते थे, या कह सकते हैं यह उन जनजातियों में प्रसिद्ध है जहाँ महिलाओं की संख्या, यानी जहाँ पुरुषों की संख्या कम है महिलाओं की अधिक है, तो वहाँ पर बहुविवाह का प्रचलन भी है। ये विवाह के स्वरूप हो गए। अब परिवार की प्रधानता या परिवार के प्रकार। देखिए परिवारों की प्रधानता या प्रकार, तो परिवार कह सकते हैं परिवार 2 प्रकार के होते हैं, एक पितृसत्तात्मक, दूसरा मातृसत्तात्मक। तो पितृसत्तात्मक परिवार कौन सा होता है? जिसमें परिवार की सत्ता का मुखिया पिता होता है, यानी समस्त कार्यक्रम जो होते हैं या समस्त कार्य वो पिता के आदेश पर ही पूर्ण होते हैं। और मातृसत्तात्मक परिवार में परिवार की सत्ता माता के हाथ में निहित होती है। और पितृसत्तात्मक जो परिवार होता है इसमें पिता की मृत्यु के बाद उसका बड़ा पुत्र ही आगे सत्ता को देखता है। और मातृसत्तात्मक परिवार में उसकी बड़ी बहू ना होने पर उस कह सकते हैं कि उसकी बड़ी बेटी आकर परिवार की सत्ता को संभालती है। फिर आप देखिए धर्म की प्रधानता। धर्म की प्रधानता क्या है कि भारतीय समाज एक धर्म प्रधान देश है, यहाँ धर्म को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। फिर कर्म एवं पुनर्जन्म में विश्वास, यानी कर्म एवं पुनर्जन्म, भारतीय समाज की यह मान्यता है कि यहाँ कर्म करने से पुनर्जन्म में विश्वास होता है। कहने का तात्पर्य है कि कर्म करते रहने पर पुनर्जन्म होता है, यानी जब आप अच्छे कर्म करेंगे तो पुनः आप मनुष्य जन्म प्राप्त करेंगे। तो इसमें भारतीय समाज का
विश्वास है, यानी हिंदू समाज ही केवल इसे मानता, पुनर्जन्म पर विश्वास करता है। फिर अब आगे देखते हैं पुरुषार्थ क्या है। पुरुषार्थ को भारतीय समाज का एक प्रमुख आधार माना गया है। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार व्यक्ति का बहुमुखी विकास उसी समय संभव है जब वह संतुलित ढंग से अपने अधिकारों का प्रयोग करे, यानी पुरुषार्थ को भारतीय समाज का एक प्रमुख आधार माना गया है। हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार व्यक्ति का बहुमुखी विकास उसी प्रकार संभव है जब वह संतुलित ढंग से अपने अधिकारों का प्रयोग करे। अब पुरुषार्थ के प्रकार कौन कौन से हैं? पुरुषार्थ कितने प्रकार का होता है? पुरुषार्थ 4 प्रकार का होता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसकी प्राप्ति के लिए वह आश्रम व्यवस्था से गुजरकर ही प्रवेश कर सकता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि पुरुषार्थों की प्राप्ति के लिए सबसे पहले ये कह सकते हैं आप, पुरुषार्थ जो होते हैं वो आश्रमों पर आधारित होते हैं। तो व्यक्ति यानी अंतिम व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य क्या होता है? मोक्ष की प्राप्ति। तो मोक्ष की प्राप्ति तभी संभव होती है जब व्यक्ति आश्रमों से गुजर कर, अर्थात पुरुषार्थ यानी आश्रमों से गुजर कर ही ये आश्रम व्यवस्था से जुड़े हुए होते हैं। जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम होता है, उसमें क्या वेदों का अध्ययन करता है तो धार्मिक हो जाता है। उसके यानी गृहस्थ आश्रम होता है तो वो अर्थ से संबंधित यानी धन से संबंधित हो जाता है। घर में रहता है तो उसका लक्ष्य क्या होता है? घर यानी परिवार का पालन पोषण करना, तो उसमें धन की आवश्यकता होती है। काम तीसरा होता है जो हमारा आश्रम है वानप्रस्थ, तो वो यानी कामी हो जाता है, वो घर त्याग कर बाहर चला जाता है। उसके चौथा अंतिम लक्ष्य क्या होता है? मोक्ष, जिसको कह सकते हैं संन्यास आश्रम, संन्यास लेकर के घर से बाहर चला जाता है और मोक्ष की प्राप्ति करता रहता है। तो ये जो हमारे पुरुषार्थ हैं ये आश्रमों पर ही आधारित हैं। इसलिए कहा गया कि व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है। इसकी प्राप्ति के लिए वह आश्रम व्यवस्था से गुजर कर सकता है। आगे देखते हैं इसमें ऋण तथा यज्ञ। देखिए ऋण तथा यज्ञ व्यवस्था। अब देखिए व्यक्ति के कर्तव्यों को ही हिंदू शास्त्रकारों ने ऋण माना है, यानी व्यक्ति के जो कर्तव्य होते हैं उन्हें हिंदू शास्त्रकारों ने ऋण माना है, जो प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में चुका देना चाहिए। ये ऋण 3 प्रकार के होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। ये 3 यानी कह सकते हैं व्यक्ति के कर्तव्यों को ही, जो व्यक्ति के कार्य हैं उन्हें ही शास्त्रकारों ने ऋण माना है, जो प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में अपने चुका देना चाहिए। इसके बिना मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं होती है। ये ऋण 3 प्रकार के होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। अब इन ऋणों के साथ साथ महायज्ञों का भी महत्व स्पष्ट किया गया है, यानी इन ऋणों के साथ साथ जो महायज्ञ होते हैं इन्हें भी स्पष्ट किया गया है, जिसे देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, अतिथि यज्ञ और भूत यज्ञ, ये 5 प्रकार के, यानी व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन काल में ये 5 प्रकार के यज्ञों को करता है। फिर आप आगे देखते हैं संस्कार। भारतीय समाज में परंपरागत रूप से संस्कारों का भी विशेष महत्व है। भारतीय समाज में परंपरागत रूप से संस्कारों का भी विशेष महत्व है। व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक विविध यानी अनेकों प्रकार के संस्कारों का विधान रखा गया है। जो व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक विभिन्न प्रकार के संस्कारों को करता है। संस्कार का अर्थ होता है शुद्धि की क्रिया, यानी आत्मशुद्धि की क्रिया, कह सकते हैं संस्कार का अर्थ होता है आत्मशुद्धि की क्रिया। फिर आगे देखते हैं गौतम धर्मसूत्र के अनुसार, यानी गौतम धर्मसूत्र के अनुसार कहा गया है कि मनुष्य के जीवन में लगभग 40 संस्कार होते हैं, जो उसके पूर्व जन्म, बाल्यावस्था, शिक्षा, विवाह, मृत्यु तथा मृत्यु पश्चात अवस्था से संबंधित होते हैं। तो बच्चों हमारे इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे के वीडियो के बारे में जानकारी पाने के लिए यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे आपको संपूर्ण वीडियो मिल सके। धन्यवाद।